वेलकम टू एक्सपैंड लर्निंग। आज हम हिस्ट्री का हमारा फर्स्ट टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। हम अब तक हमने हिस्ट्री में किया था, पुर्तगाल के बारे में हमने जाना था। हम मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं। हमने पुर्तगाल के बारे में अच्छे से जाना था। आज हम डच शुरू कर रहे हैं, राइट। डचेस कौन थे? डच हॉलैंड नीदरलैंड के रेजिडेंट्स थे। डच हॉलैंड अक्टूबर 2019 नीदरलैंड ने हॉलैंड नाम छोड़ा, अदरवाइज इसको नीदरलैंड ही बोलते हैं, ठीक है। नाउ 1596 में कार्नेलिस डी हाउंटमेंट ये शख्स थे। ये भारत आने वाला प्रथम उच्च नागरिक था डच का, ठीक है। कार्नेलिस डी हाउंटमेंट। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जो कि जॉइंट वेंचर और फॉर्मर हेडक्वार्टर इसका बटारिया इंडोनेशिया में है। बटाविया इंडोनेशिया में इसका फॉर्मर हेडक्वार्टर था और इसका जॉइंट वेंचर हुआ। अराइवल ऑफ इंडिया में ये कब आए? 1605 में आए। फर्स्ट सेंटर इंडिया में इनका बना मसूलीपट्टनम 1605 में इनका फर्स्ट सेंटर बना, ठीक है। नेक्स्ट, इसका महत्व क्या था? भारत को वस्त्र व्यापार का केंद्र बनाया। इन्होंने भारत को कपड़े का व्यापार, जो टेक्सटाइल ट्रेड है, उसका केंद्र बनाया। इनके पतन का क्या कारण था? इनका पतन बेदरा का युद्ध, यानी कि बेदरा कर्नाटक का युद्ध 1759 में हुआ था। वो इनके पतन का फर्स्ट कारण था। वो हुआ था डच और अंग्रेज के बीच में। डच हार गया था और अंग्रेज में रॉबर्ट क्लाइव थे, जिनके बीच में ये युद्ध हुआ था। सेकेंड रीज़न था, डच्चों का ज़्यादा ध्यान दक्षिण पूर्व में स्थित मलाया पर था। दक्षिण पूर्व में एक मलाया नामक शहर था, वहाँ था। कुछ इम्पोर्टेंट नोट है, ध्यान से सुनना। डच्चों ने भारत के अलावा श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलक्का आदि पर प्रभुत्व स्थापित किया था। औद्योगिक वेतनभोगी, इंडस्ट्रियल सैलरीड थे। उनको गोल्ड कॉइन देते थे, ये जिसको पहले बोलते थे पगोड़ा, राइट। दैट्स ऑल अबाउट डच। नाउ अब हम करेंगे अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश के बारे में। ब्रिटिश 1608 में आए। 1947 तक ब्रिटिश ने अपना राज किया। सबसे ज़्यादा राज करने वाले ब्रिटिश थे, ठीक है। फर्स्ट, इन्होंने इंग्लैंड की कंपनी है ये। 1599 में जोहन मिल्टन हॉफ भारत आए। इनकी स्थापना की इन्होंने 1600 में इंग्लैंड और भारत। इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ और भारत के राजा अकबर के बीच अकबर थे उस टाइम पे। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडीज़। इनका जो ट्रेडिंग होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू होती थी, ठीक है। और ये प्राइवेट कंपनी है। इसका शेयर जाएगा लीड, जो संचालन कर रहा था, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उस टाइम पे 24 इस कंपनी के। फर्स्ट गवर्नर था जो बना था वो था थॉमस स्मिथ। 1600 में एलिजाबेथ ग्रांटेड 15 ईयर्स ऑफ कमर्शियल मोनोपोली चार्टर ग्रांट किया था इन्होंने किंग जेम्स को, जिन्होंने मोनोपोली को इनडेफिनेट कर दिया था 1609 में। 1600 में एलिजाबेथ ने 15 साल के लिए इनको दिया था मोनोपोली चार्टर, बट 1609 में इन्होंने मोनोपोली को इनडेफिनेट कर दिया था कि कभी भी लाइफ लॉन्ग। भारत में व्यापार। अब अंग्रेजों ने भारत में कहाँ क्या व्यापार किया? 1608 में अराइव्ड इन इंडिया। 1608 में अंग्रेज भारत में आए। सूरत से आए, शिप्स के थ्रू आए। शिप का नाम था रेड ड्रैगन, ठीक है। फर्स्ट सेंटर बना इनका मसूलीपट्टनम 1611 में। 1613 में सूरत, 1633 में उड़ीसा, मद्रास, कोर्ट ऑफ जॉर्ज, कुडलोर, फोर्ट सेंट डेविड थे। कोलकाता 1698 में फर्स्ट फोर्ट विलियम्स के थ्रू हुआ। कासिम बाजार
बम्बई में 1698 में हुआ। इन सब जगहों पे इन्होंने अपना ऑफिस खोल लिया था, मतलब अपनी कंपनी खोल दी थी। नेक्स्ट, केंद्रों का विकास। अपने अपने जो इनके मेन सेंटर्स थे उनका विकास कैसे किया। नॉर्थ इंडिया मुगल का राज था, साउथ इंडिया भी था। नॉर्थ इंडिया में जहांगीर 1605 से 1625 तक थे। जहांगीर के काल में भारत में पहुंचा, जहांगीर के काल में भारत में पहुंच गया था ब्रिटिश। कैप्टन हॉकिंस, तुर्की संवाद। फर्स्ट अंग्रेज जो मुगल दरबार गया था वो कौन था? कैप्टन हॉकिंस। इन्होंने तुर्की संवाद करते थे। इन्होंने 400 का मनसब व इंग्लिश खान थे, 400 का मनसब और इंग्लिश खान थे। और उन्होंने 1611-12 में इन्होंने सूरत में स्थिति फैक्ट्री खोली, फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री। इनकी फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री थी 1613 में खोली सूरत में, जिसका चीफ बनाया इन्होंने थॉमस एल्डेवर्थ को, थॉमस एल्डेवर्थ को बनाया। और इनका क्या था, 1611-12 में अंग्रेजी कप्तान बेस्ट व मिडलेटन ने सवाली में पुर्तगाल को हराया था। उसके बाद इन्होंने अपनी मेन फैक्ट्री खोली थी। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है थॉमस रॉ 1615 राजा जेम्स का राजदूत था। मुगल साम्राज्य में व्यापार की अनुमति इनको मिल गई थी, ऑल नॉर्थ इंडिया परमिशन। इनको यह था आप पूरे नॉर्थ इंडिया में अपना जो व्यापार है वो कर सकते हो। सेकंड, औरंगजेब 1698 में आए, 58 में 1658 में आए, 1767 तक रहे। 1651 में बंगाल में प्रथम फैक्ट्री हुगली में खोली इन्होंने, जहाँ का किसके द्वारा खोली? शाह शुजा द्वारा। शाह शुजा ने इनको एक निशान दिया, निशान मीन्स एक पास दिया जो था, उनको व्यापारिक अनुमति थी और उनका वार्षिक कर था 3000 रुपये, उनको मतलब एज एन किराया देना होता था। 1666 में इंग्लिश वर्सेस मुगल हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब ने अंग्रेज़ों से हुगली, मसूलीपट्टनम आदि छीन लिया, क्योंकि इनका दबदबा इतना हो गया था। अंग्रेज़ों ने फिर माफ़ी मांगी भी, अंग्रेज़ तो अगर ऐसा कुछ हो जाता तो अंग्रेज़ छोड़ के चले जाते, और छोड़ के जाना उनको गवारा नहीं था, बिकॉज इंडिया में इतना सब कुछ हो रहा था कि उनको चाहिए था कि हम इंडिया पे राज करें, तो उन्होंने माफ़ी मांगी। देन 1698 में बंगाल में के 3 गांव कालीकट, सुल्तानती और गोविंदपुर, इन पे अपनी ज़मींदारी की। जॉब गरनाक के द्वारा कोलकाता फोर्ट विलियम की स्थापना की इन्होंने, ठीक है। उसके बाद में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1717 में फारुखशेर ने शाही फरमान जारी किया। फारुखशेर के फरमान में क्या था? 3000 रुपये वार्षिक कर बंगाल में। सेकंड है 10,000 रुपये वार्षिक कर सूरत में रखा। बम्बई में कंपनी द्वारा डाले गए सिक्कों को मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा मिल गई। जो कंपनी सिक्के बना रही थी उसको मुगल राज्य, पूरे मुगल राज्य में उसको चलाया जा रहा था। जॉन सरमन मिशन व डॉक्टर हैमिल्टन फारुखशेर के साथ थे उस टाइम पे, उन्होंने फरमान जारी किया। और ये जो फरमान था, जो शाही फरमान था, उसको कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी। ये कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा साबित हुआ, मतलब कि एक तो आपको 3000 रुपये देने हैं वार्षिक कर, बंगाल से देने हैं, 10,000 रुपये आप सूरत से ले रहे हो। बॉम्बे में जो आपके जो सिक्के बनाए जा रहे हैं वो पूरे मुगल राज्य में चलेंगे, मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया में वो चलेंगे, ठीक है। नोट, स्वर्ण फरमान गोलकुंडा था, गोल्डन डिग्री जिसे बोलते हैं, और इसमें 500 पगोड़े थे, 500 पगोड़े 1632 में, ठीक है। नेक्स्ट 3 फरमान और जारी किए गए, निशान शाह शुजा, स्वर्ण फरमान गोलकुंडा, शाही फरमान जो फारुखशेर ने जारी किया था जिसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। सो इस तरीके से ये नॉर्थ इंडिया का हमारा एंड है। नाउ नेक्स्ट इज साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में क्या क्या हुआ अभी हम समझेंगे।
1739 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी में के एक राजा से मद्रास लिया। फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास ले लिया। फोर्ट सेंट जॉर्ज दक्षिण व्यापार केंद्र बनाया। फोर्ट सेंट जॉर्ज ने उसको दक्षिण व्यापार केंद्र बनाया। 1661 में ब्रिटेन राजकुमार चार्ल्स प्रथम व पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा का विवाह हुआ। उन्होंने शादी की और उनकी शादी में पुर्तगाल ने गिफ्ट बॉम्बे ब्रिटेन को बॉम्बे एज ए गिफ्ट में दे दिया, और जिसका किराया पहले वो देते थे 10 पाउंड किराया रखा गया। 1668 में EIC मेराल्ड ऑम्बेयर द्वारा मुंबई की स्थापना हुई। 1687 में सूरत से मुंबई का केंद्र बन गया। सूरत से मुंबई को उन्होंने ब्रिटिश ने अपना केंद्र बना दिया, क्योंकि बॉम्बे उनको गिफ्ट में मिला था। तो उन्होंने क्या किया, बॉम्बे को अपना, जो पहले इनका जो मेन सेंटर था वो सूरत था, बट इन्होंने उसको बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक इज डैनिश। इट्स ऑल अबाउट इंग्लिश, ब्रिटिश। नेक्स्ट टॉपिक इज डैनिश। डैनिश कैसे आए? डेनमार्क की कंपनी है डेनिश। डेनिश जो आए थे वो डेनमार्क की कंपनी लेके आए थे। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1620 में फर्स्ट फैक्ट्री ट्रैंकोबर फर्स्ट फैक्ट्री ट्रैंकोबर इन्होंने शुरू की। 1656 में इन्होंने सेकंड फैक्ट्री लगाई श्री रामपुर बंगाल में। ट्रैंकोबर इन्होंने लगाई थी तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट 1845 में अंग्रेज सभी फैक्ट्री बेचकर चले गए थे। 1845 में एक बार सभी फैक्ट्रीज बेच के चले गए थे। नेक्स्ट फ्रेंच। डेनिश के बारे में सिर्फ इतना ही है। फ्रेंच, फ्रांसीसी। फ्रेंच, पुर्तगाल, डच। पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। ठीक है। फ्रांस की कंपनी सबसे अंत में आई, सबसे लास्ट में फ्रांस की कंपनी आई थी, जिसको 1664 में कंपनी देश इन देश ओरिएंटल्स इसको बोलते हैं। कंपनी देश इन देश ओरिएंटल्स फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, और ये राजा लुई 14 और इनके वित्त मंत्री थे कोलबर्ट। और इन्होंने क्या किया, पूरी तरह से सरकारी कंपनी बना दी, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट कंपनी। अब तक कोई भी सरकारी कंपनी नहीं थी, बट फ्रेंच ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से सरकारी कंपनी बना दी। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट इज मुख्य केंद्र। इनका मेन सेंटर का था 1668 में ये भारत में आए। इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री जो लगाई थी वो लगाई थी सूरत में 1668 में ही, फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में। फ्रैंको कैरो नाम का एक व्यक्ति था, उसके नेतृत्व में लगाई। सेकंड फैक्ट्री इन्होंने मसूलीपट्टनम में लगाई 1669 में। सेकंड फैक्ट्री इन्होंने 1674 में फ्रैंकोइस मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की। 1674 में इन्होंने पौंडीचेरी की स्थापना की। पुर्तगाल, फ्रांस, डच फ्रांस। 1690 में इन्होंने चंद्रनगर बंगाल में अपनी फैक्ट्री बनाई। नाउ नेक्स्ट पतन। इनकी डेक्लाइन का क्या रीज़न था? 1668 से लेकर 1742 तक इन्होंने राज किया। 1742 तक इनका व्यापार था। 1742 में गुप्ले को फ्रांसीसी गवर्नर बनाया और इनके साम्राज्य का ऐसे विस्तार हुआ। देखिए, भारतीयों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लग गए थे ये। इन्होंने सोचा कि हम अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं, हम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, हम और आगे बढ़ सकते हैं। तो इन्होंने इंडिया के जो भारत के जो आंतरिक मामले हैं उनमें इन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, दखल देना शुरू कर दिया। एक प्रकार की सहायक संधि की इन्होंने एक प्रकार की सहायक संधि भी की। व्यापारिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ाई इन्होंने। फिर इन्होंने अंग्रेज़ों से संघर्ष किया।
अंग्रेजों से संघर्ष करके फ्रांसीसियों ने कर्नाटक का युद्ध किया। इनका मेन रीज़न था कर्नाटक का युद्ध, जिस वजह से इनका डिक्लाइन हुआ, इनका पतन हुआ। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं कर्नाटक के युद्ध के बारे में। अब हम देखते हैं, अच्छे से समझते हैं कर्नाटक के कितने युद्ध हुए, कब कब हुए, उनके क्या रीज़न थे, क्या परिणाम थे, क्या विशेषता थी। ठीक है, कर्नाटक युद्ध कारण, परिणाम और विशेषता, ये 4 चीज़ें हम जानेंगे। फर्स्ट कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से लेके 48 तक, 2 साल चला। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ। यहाँ इंडिया में युद्ध इस वजह से होते थे क्योंकि बाहर ये फ्रांसीसी, ये डचेस, ये अंग्रेज जितने भी आए थे, ये बाहर आपस में लड़ते थे, जिस वजह से ये इंडिया में भी लड़ाई करते थे। तो इंडिया में इस वजह से युद्ध हो रहे थे। ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। ठीक है, जो कर्नाटक का फर्स्ट युद्ध था। ऑक्सा ला शैपेल की संधि थी ये, इसका परिणाम ये निकला, ऑक्सा ला शैपेल की संधि हुई। उसकी क्या विशेषता थी? ये डुप्ले बनाम मोर्स के बीच में हुआ था। अडियार की लड़ाई, सेंट थॉम की लड़ाई, अडियार की लड़ाई या सेंट थॉम की लड़ाई 1746 में हुई। कैप्टन पैराडाइज ने फ्रांस और अनवउद्दीन कर्नाटक के थे, इनके बीच में लड़ाई हुई। ठीक है, जो कैप्टन पैराडाइज थे वो फ्रांस के थे, अनवउद्दीन कर्नाटक के थे, इन दोनों के बीच में भी लड़ाई हुई। लड़ाई का मेन रीज़न था। सेकेंड कर्नाटक युद्ध जो हुआ 1749 से लेकर 1754 तक चला। ये हैदराबाद और कर्नाटक के विवादास्पद उत्तराधिकार के मुद्दे पर हुआ कि हैदराबाद और कर्नाटक में कौन उत्तराधिकारी होगा। इसमें पौंडीचेरी की संधि हुई, इन्होंने पौंडीचेरी की संधि की। इसमें अंबार की लड़ाई हुई 49 में। सेकंड डुप्ले की वापसी, उसके बाद में डुप्ले आ गया, गोडेयू वहाँ का नया गवर्नर बना। हैदराबाद, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। हैदराबाद कर्नाटक, नासिर जंग अनवउद्दीन, मुजफ्फरदीन चंदा साहब। इन्होंने अनवउद्दीन का अंग्रेज, चंदा साहिब में फ्रांस थे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कर्नाटक युद्ध जो हुआ 1758 से 1763 तक हुआ। हाँ 58, यस 1758 से 1763 तक हुआ। इसमें भारत में विस्तार, वो अपनी सप्तवर्षीय युद्ध को भारत में विस्तार करना चाहते थे। ये 7 साल चला युद्ध, इन्होंने भारत में विस्तार किया। 1756 से लेकर 63 तक युद्ध चला था। इसमें इनकी पेरिस की संधि हुई थी। फ्रांस का गवर्नर उस टाइम पे लाली था। वांडीवॉश का युद्ध इनका मेन रीज़न था, जो 12 जनवरी 1760 में हुआ। वांडीवॉश का युद्ध इम्पॉर्टेंट है। नाउ अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कर्नाटक के युद्ध से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको पूछे जा सकते हैं, राइट। कर्नाटक के युद्ध किसके बीच हो रहे थे? कर्नाटक के युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच हो रहे थे। कर्नाटक के पहले युद्ध का कारण क्या था? यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध था। कर्नाटक का पहला युद्ध किस संधि के द्वारा खत्म हुआ? किस संधि के द्वारा? ऑक्सा ला शैपेल की संधि के द्वारा। कर्नाटक के युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई कौन सी थी? सेंट थॉम या अडियार की लड़ाई। दूसरे कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का संघर्ष। दूसरे कर्नाटक युद्ध का अंत कैसे हुआ? पौंडीचेरी के संधि के साथ हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ? अंग्रेज और फ्रांस के। तीसरे कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। तीसरे कर्नाटक युद्ध की महत्वपूर्ण घटना क्या थी? 1760 में वांडीवॉश का युद्ध हुआ था। दैट्स ऑल अबाउट ये जितने भी आए थे, पुर्तगाली, डचेस, डैनिश, फ्रांस, इंग्लिश। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अब कल नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा
सेकेंड यूनिट, ये हमारी फर्स्ट यूनिट, यहाँ पे हमारी फर्स्ट यूनिट का अंत होता है। सेकेंड यूनिट हम करेंगे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। ये हमारी सेकेंड यूनिट है जो उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर वीडियोस मिल सके। थैंक यू सो मच।